So, hello, good morning everyone. I am Vinod Singh and welcome to the current exam. So, SSC 2025 के लिए जीके जीएस की PYQ सीरीज के लेक्चर नंबर 6 में आप सभी का स्वागत है। तो कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से ये क्लास थोड़ा लेट हुई, बट आगे से अब कभी लेट नहीं होगी, तो आप फिक्र मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो भारत का केंद्रीय बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1934 में की गई, ठीक है। तो आप आरबीआई की स्थापना 1934 में की गई। इस केंद्रीय बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी, ये क्वेश्चन आपको देखना है, ठीक है। तो एसएससी ने इस क्वेश्चन को पूछा था। चलिए करते हैं आरबीआई के बारे में। पहले इसकी देखो कौन से एक्ट में ये जाहिर हुआ कि आरबीआई की स्थापना हुई, तो 1934 का एक्ट था, ठीक है। तो 1934 का एक्ट पारित हुआ, जिससे ये हुआ कि आरबीआई की अब स्थापना की जाएगी। और इसकी स्थापना कब हो गई, तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हो गई, ठीक है। तो आरबीआई की स्थापना हो गई 1 अप्रैल 1935 को। कौन से आयोग की सिफारिश, आयोग कौन सा था, तो आयोग का नाम था यंग हिल्टन आयोग, ठीक है। तो यंग हिल्टन, या इसी को हम शाही आयोग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसी को हम शाही आयोग के नाम से भी जानते हैं। तो ये आयोग का नाम आपको ध्यान रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ बना, देखो स्टार्टिंग में इसका हेडक्वार्टर बना था कोलकाता में, ठीक है। तो कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर बना, बट बाद में कब 1937 के बाद 1937 में इसको ट्रांसफ़र करके मुंबई कर दिया गया, ठीक है। तो मुंबई इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो मुंबई में फिलहाल इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। अच्छा, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, मतलब पहले तो ये निजी स्वामित्व में था, तो ये राष्ट्रीयकरण इसका कब हुआ, तो बताओ। 1 जनवरी का दिन है, 1949 का साल है, ठीक है। तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। ये डेट आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो अब बताओ, ये आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, ठीक है। तो फर्स्ट गवर्नर कौन थे, तो फर्स्ट गवर्नर का नाम लिखना है ओसबर्न स्मिथ, ठीक है। तो सर ओसबॉर्न लिखना, सर ओसबॉर्न स्मिथ, ये पहले गवर्नर थे आरबीआई के, ठीक है। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे, मतलब ये आज़ादी से पहले थे और आज़ादी के बाद तक रहे, ठीक है। तो इंडियन गवर्नर कौन थे, तो सर सी डी देशमुख जी का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सी डी देशमुख, ये आप नाम याद रखना है। और अभी हाल ही में लेटेस्ट गवर्नर कौन है, तो 26वें आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन है, अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं, उनका क्या नाम है, संजय मल्होत्रा जी। तो संजय मल्होत्रा जी, ठीक है। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना, संजय मल्होत्रा का नाम ध्यान रखना। 3 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त हुए हैं, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। आईएएस ऑफिसर, ठीक है, आईएएस ऑफिसर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अच्छा, ये आरबीआई का जो गवर्निंग काउंसिल होता है, तो इसमें क्या सिस्टम होता है, 1+4, मतलब एक आपका गवर्नर होगा और 4 डिप्टी गवर्नर होंगे, ठीक है। तो 4 डिप्टी होंगे, तो 4 डिप्टी गवर्नर होंगे। तो गवर्नर का नाम तो आपने देख लिया, गवर्नर आपके संजय मल्होत्रा है, तो चारों डिप्टी गवर्नर। अभी लेटेस्ट मैंने एक करंट अफेयर वाली क्लास में कराया था ये क्वेश्चन, कल वाली क्लास में कराया होगा, पिछली क्लास में, ठीक है। तो इसमें अभी देखो कौन कौन से हैं। पूनम गुप्ता जी की नियुक्त हुई है एज ए आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, ठीक है। तो अभी लेटेस्ट हैं। और बाकी 3 कौन से हैं, तो एक राजेश्वर राव का नाम आपको ध्यान रखना, राजेश्वर राव। और कौन से हैं, और एक टी रविशंकर, ठीक है। तो टी रविशंकर की भी नाम आप ध्यान रखिए, टी रविशंकर। और कौन सा हो गया, चौथे नाम है जानकी रमन, ठीक है। तो जानकी रमन, तो इन चारों का नाम भी आपको ध्यान रखना, बट पूनम गुप्ता का नाम आपको ध्यान रखना, क्योंकि ये भी लेटेस्ट में नई अपॉइंट हुई हैं, तो इनका नाम आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। इसका लोगो क्या है, लोगो को आप देख सकते हो। लोगो इसमें ताड़ का वृक्ष प्लस रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है। तो रॉयल बंगाल लोगो के बारे में भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो ये आपको सारा आरबीआई का सब कुछ पता चल गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। बैंक रेट अभी 6.75 है, तो बीआर अभी क्या चल रहा है, 6.75। ये चेंज होता रहता है, बट अभी आपको यह ध्यान रखना 6.75, ठीक है। तो इतनी आरबीआई के बारे में सारी जानकारी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या पूरी नोट्स बना लो, आपको करना है, ठीक है इसको। चलो, तो ऑप्शन नंबर कौन सा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यंग हिल्टन या शाही योग, इसके द्वारा आरबीआई की स्थापना हुई, ठीक है। अच्छा, ये नरसिम्हन समिति क्या है, तो नरसिम्हन समिति के बारे में बताओ, ये किस लिए थी, तो 1991 का साल था। ये पूर्व पहले आरबीआई गवर्नर थे, ठीक है। तो आरबीआई गवर्नर ये भी रह चुके हैं, और इन्होंने एक समिति की अध्यक्षता की, जिसका क्या काम था, बैंकिंग सुधारों के लिए। तो बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों का विश्लेषण करना था, ठीक है। तो बैंकिंग के जो क्षेत्र थे, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार, ठीक है। तो बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों के लिए ये इस समिति का गठन हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है। कोठारी आयोग के बारे में पता है, कोठारी आयोग,
तो ये 1964 और 66 की बात है, 1964 से 66 के बीच की बात है। इसमें क्या हुआ था, इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, तो इसको राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के ये हेड थे, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, ठीक है। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बनाया गया था, इसके हेड बने ये, इनका पूरा नाम क्या था, दौलत सिंह कोठारी, ठीक है। दौलत सिंह कोठारी का नाम था। इस शिक्षा के विकास के लिए इसका निर्माण किया गया था, ठीक है, शिक्षा विकास के लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने क्या दिया था शिक्षा का पैटर्न, 10+2+3, मतलब 10 साल की वो स्कूली शिक्षा प्लस हाई स्कूल या जो इंटरमीडिएट की शिक्षा होती है, प्लस 3 साल यूनिवर्सिटी की शिक्षा, जो अभी तक चल रही थी हमारे यहाँ से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कोठारी आयोग के बारे में। अब कौन सा आयोग होगा, राजा चिलैया समिति, इसके बारे में बताओ। तो राजा चिलैया समिति का क्या सीन था, तो राजा चिलैया समिति इसको किया गया था 1991 में जो टैक्स रिफॉर्म हुए थे ना, तो टैक्स रिफॉर्म, अब टैक्स रिफॉर्म किसके लिए, टैक्स रिफॉर्म इन इनडायरेक्ट टैक्स, तो टैक्स रिफॉर्म जो हुए थे इनडायरेक्ट टैक्स के लिए, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स इन इंडिया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये समितियां भी, इन समितियों के बारे में भी याद रखना। आपको चारों समितियों के बारे में पता चल गया। आरबीआई का मैंने पूरा चिट्ठा खोल दिया, तो आपको पूरा ये क्वेश्चन कम से कम 1-2 क्वेश्चन तो बनाएगा ही आपके लिए, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। हड़प नीति भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा तैयार की गई एक प्रकार की विलय की नीति थी। नीति, इसको हम क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक इंग्लिश का नाम भी आप जानते होगा, इसको बहुत ही फेमस है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जानी जाती है। इसी को विलय की नीति जानते हैं, या व्यपगत का सिद्धांत, ठीक है। तो व्यपगत का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है ये, ठीक है। तो बहुत ही फेमस थी ब्रिटिश काल की, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, तो इसको हम, हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की विलय की नीति के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन किया गया है, ठीक है। तो विलय नीति के नाम से रूप में भी जाना जाता है। तो इसमें क्या होता था ना, तो भारतीय रियासतें जो होती थी, जो ब्रिटिश काल में ब्रिटिश एरिया के अंदर जो भारतीय रियासतें होती थी को अपने अधीन, मतलब इनके अधीन करना था। शासक की मृत्यु अगर बिना किसी प्राकृतिक पुरुष उत्तराधिकारी के हो जाती है तो उस राज्य को अपने ये अधीन कर लेते थे। तो मतलब ये लिख लो आप किस लिए थी, ठीक है। तो यहीं पर लिख लेते हैं। तो भारतीय जो रियासतें थी, भारतीय रियासतों को अपने अधीन करना, तो भारतीय रियासतों को अपने अधीन करना बिना उत्तराधिकार की कमी के कारण, ठीक है, अपने अधीन करना। तो ये इसका ध्यान रखना है। तो अगर प्राकृतिक उत्तराधिकार नहीं है, उत्तराधिकार, ठीक है, तो प्राकृतिक उत्तराधिकारी कोई नहीं है, ये ध्यान रखना। प्राकृतिक आप मेन पॉइंट है इसका। तो ये अगर नहीं है तो उस रियासत को ये अंग्रेज लोग, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल कर लेती थी। तो ये इसका टोटल कुछ ये विलय नीति थी, ठीक है। इसको लागू करने वाले कौन थे, तो लागू करने वाले थे आपके डलहौजी साहब। तो डलहौजी साहब ने इसको लागू किया था, लॉर्ड डलहौजी जिनको कहते हैं आप। तो डलहौजी, इनका कार्यकाल क्या था, 1848 से 1856, ठीक है। तो 1848 से 1856 तक इनका कार्यकाल था। तो ये आपको ध्यान रखना। तो डलहौजी ने लागू किया इसको। अच्छा, किस कर लागू, सबसे पहले फेमस कुछ जिनको शामिल किया गया, सबसे पहले सतारा को शामिल किया गया। कब शामिल किया गया, 1848 में ही, इनके आते ही, ठीक है, सतारा। उसके बाद जैतपुर, ये लिख लो यार, ये एग्जाम में पूछा था कभी कभी मिलान करने के लिए, कभी कभी डायरेक्ट पूछ ही लेता है, ठीक है। तो जैतपुर एंड संबलपुर, तो जैतपुर एंड संबलपुर, इसको कब शामिल किया गया, इसको शामिल किया गया 1849 में। देन किसको शामिल किया गया, उदयपुर, ठीक है। तो उदयपुर को कब शामिल किया गया, 1852, ठीक है। उदयपुर को 1852 में। झांसी, रानी लक्ष्मीबाई वाला शहर याद है आपको ना, झांसी, तो 1853 में इसको शामिल किया गया। इनका दत्तक पुत्र था, तब भी इनको संघर्ष करना पड़ा। इसके बाद शामिल किया गया नागपुर को कब शामिल किया गया, 1854 में। तो नागपुर 1854, इनकी डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग ये मत समझिएगा ये सब ऐसे ही है, इनको लिख के याद कर लो, या तो आपको याद होगी या तो आपको याद करना है। और सबसे महत्वपूर्ण है 1856 में अवध, ठीक है। इसको कुशासन के आधार पर इन्होंने मिला लिया, ठीक है। तो ये पूरे आपको ध्यान रखने, क्रम से याद रखना है, ठीक है। क्रम पूछा जाता है, मिलान करने के लिए पूछा जाएगा, सन याद रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हड़प नीति के तहत ये कुछ प्रमुख रियासतें हैं जिनको शामिल कर लिया गया। ओके, चलो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, लॉर्ड डलहौजी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आपको पता है ना। तो भारतीय रियासतों को अपने अधीन करना, तो जिनके अगर शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई प्राकृतिक उत्तराधिकार नहीं है, उसी से जन्मा हुआ, तो भैया वो राज्य हमें दे दो, इनका ये कहना था, ठीक है। हड़प की नीति ये है टोटल आपकी। चलो
तो ये कुछ क्वेश्चन है, इनका भी आंसर करो। सहायक संधि की नीति किसने प्रारंभ की? तो सहायक संधि की नीति पता है आपको किसने प्रारंभ की थी? तो बेलेजली, जो बेलेजली साहब थे ना, बेलेजली ने कब प्रारंभ की थी? तो बेलेजली ने सहायक संधि की नीति 1798 में, ठीक है, 1798 ईस्वी में प्रारंभ की थी। ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें पहला राज्य कौन था जिसको हड़पा गया? तो निजाम, हैदराबाद के जो निजाम थे ना, उनको हड़प लिया गया, ठीक है। तो सहायक संधि के द्वारा इनको अपने में मिला लिया गया। भारत की प्रथम जनगणना किसके काल में हुई? तो लॉर्ड मेयो, तो मेयो के काल में हुई। तो ठीक है, तो मेयो के कार्यकाल में हुई। कब हुई थी ये? 1871 में, ठीक है। तो 1871 में हुई, ये भी आपको ध्यान रखना है। सती प्रथा पर रोक किसके काल में लगी? तो 1829 में ये हुआ था, सती प्रथा पर कानून आया था। विलियम बेंटिक, इनका बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन रॉय, इन दोनों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। समाचार पत्रों पर लगाई गई पाबंदियां किसके काल में हटा ली गई? ठीक है, तो ये किसके? मैटकॉफ, याद है ना आपका? मैटकॉफ में इसमें प्रेस एक्ट आया था, लॉर्ड मैटकॉफ के कार्य में हटा दी गई इनकी पाबंदियों को, क्योंकि 1835 में इन्होंने प्रेस एक्ट पारित किया, प्रेस एक्ट लागू हुआ, ठीक है। तो प्रेस एक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये क्या है? अच्छा, इसको लागू पारित कब किया गया? पारित करने वाली डेट क्या है और किसके कार्यकाल में पारित किया? तो 1878 में ये पारित हुआ। तब वायसराय कौन थे? लिटन, ठीक है। इसको समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। समाप्त कब किया गया? समाप्त किया गया इसको 1882 में। तब वायसराय कौन थे? तो रिपन। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो सब याद रखना, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, भारत में विशेष रूप से केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में पूर्व मानसून वर्षा की घटना का वर्णन करने के लिए आम बोल चाल में इस्तेमाल होने वाला शब्द कौन सा है? देखो, उनका कुछ मतलब लोकल नाम होते हैं, जैसे पूर्व मानसून की जो वर्षा होती है हर जगह किसी एक फसल के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, बहुत अधिक सहायक सिद्ध होती है, तो उसका लोकल नाम रखा गया है, तो उनके बारे में हम करते हैं। तो देखो पहले प्री मानसून रेंज क्या है? तो प्री मानसून रेन, इसके बारे में बताओ, ये हैं क्या? इनको नाम कैसे पड़ गया? तो देखो ये जो होती है ना, ये प्री मानसून रेन, पहली बात तो सबसे गर्मी से राहत देती हैं। मतलब मानसून के पहले जो भी बारिश होती है तो गर्मी से बहुत जल्दी ज़्यादा राहत मिलती है, तो ये तो आपको पता ही है। प्लस फसल में अहम, मतलब कुछ फसलों के लिए अहम भूमिका होती है, तो फसलों के लिए, कुछ फसलों के लिए, ठीक है, तो उन्हीं फसलों के नाम पर इनका नाम रख दिया जाता है, तो अहम भूमिका निभाती है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना है। और ये होती क्या है इनके साथ? देखो तूफान आता है, काफ़ी आंधी वगैरह चलती है, तूफान आता है, बिजली कौंधती है, बिजली हो गई, और क्या हो गया? बिजली हो गई, और तेज़ हवाएं चलती हैं, ठीक है। तो तेज़ हवाएं, तूफान, आंधी, बिजली के साथ ये बारिश होती हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये टोटल हो गया। अच्छा, और इनको जो इनकी प्रमुख फसल होती है, प्रमुख फसलों के आधार पर इनका अलग अलग नाम दिया जाता है, ठीक है। तो इनको प्रमुख फसलों के आधार पर, तो प्रमुख फसलों के आधार पर अलग अलग नामकरण किया जाता है, ठीक है। तो अलग अलग नाम दिया जाता है, इसलिए कि जो इस्तेमाल होते हैं ना आम बोलचाल की भाषा में, तो ये इन्हीं नामों के आधार पर होता है। मेनली कब से कब तक होती है? तो मार्च से मई तक। तो मार्च से मई, उधर फिर जून में तो मानसून ही आ जाता है, ठीक है। तो मार्च से मई, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है, प्री मानसून रेंज के बारे में, ठीक है। तूफान, बिजली और तेज़ हवाओं के साथ चलती हैं, आती हैं, मतलब गर्मी से राहत देती हैं, और फसल, कुछ प्रमुख फसलों के लिए अहम भूमिका निभाती हैं, और प्रमुख फसलों के आधार पर, उन्हीं प्रमुख फसलों के आधार पर इनका अलग अलग नाम रख दिया जाता है, ठीक है। तो अब ये कब से कब तक? मेनली मार्च से मई तक होती हैं। तो अब इसमें क्या पूछा गया है? तो सबसे पहले ये आम की वर्षा, करेक्ट आंसर इसका आम की वर्षा है, मैंगो शावर्स ही है, ठीक है। देखो इसके बारे में मैं यहीं पर लिख देता हूँ, ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट स्लाइड में कर लेंगे। देखो ये कहाँ कहाँ होती है फेमस? कर्नाटक में होती हैं, केरल में होती हैं, केरल के पास जो, सॉरी, गोवा के पास जो कोंकण तट है वहाँ, कोंकण तट, ठीक है, एंड और कहाँ होती है? गोवा में भी, ठीक है। तो ये इन 4 स्टेट्स में, इन 4 जगहों में मेन मुख्यतः ये पाई जाती हैं। और इसमें क्या होता है? बारिश से आम पकने में मदद मिलती है। तो बारिश जो होती है, इससे बारिश जो हो रही होती है, तो इससे आम के पकने में मदद मिलती है काफ़ी, ठीक है। तो आम पकने में हेल्प होती है, तो आम पकने में मदद, तो इसलिए इनको मैंगो शावर्स या आम की वर्षा कहते हैं, मैंगो शावर्स, समझ गए। तो ये है आम बोलचाल की भाषा में मैंगो शावर्स। तो ये ध्यान रखना है, ये एरिया बहुत ही पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है, ये रटना है पूरा एरिया, कर्नाटक, केरल, कोंकण तट, गोवा, ये, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। चलो बाकी की कर लेते हैं, बाकी की कौन कौन सी हैं? तो एक आम की वर्षा हो गई, ठीक है आपकी, और दूसरी कौन सी? काल वैशाखी। काल वैशाखी के बारे में कहते हैं, इसके बहुत से नाम है, ठीक है। तो काल वैशाखी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्षा है, ठीक है। तो इसको देखते हैं इसका क्या सीन है। तो
काल बैसाखी इसको और किस किस नाम से जानते हैं? उत्तर पश्चिमी वर्षा भी कहते हैं, उत्तर पश्चिमी, ठीक है। तो उत्तर पश्चिमी भी कहते हैं, उत्तर पश्चिमी भी नाम से भी आता है। और एक बोर्डो इसिला, ये कहाँ जानता है, इस नाम से कहाँ जानते हैं? तो बोर्डो इसिला, इस नाम से हम इसको जानते हैं कहाँ? असम में मेनता है असम, मुख्यतः असम में, ठीक है। और एक और नाम इसका क्या कहता है? नॉरवेस्टर, नॉरवेस्टर नाम से भी यही जाना जाता है। नॉरवेस्टर का अर्थ क्या होता है? नॉरवेस्टर का अर्थ होता है मेनली तूफान, तो मतलब ये तूफान के साथ आती है ये बारिश, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान आ जाता है। काल बैसाखी कहाँ मेनता है? इसको वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ये बारिश कहाँ कहाँ होती है? तो इस बारिश का क्षेत्र वेस्ट बंगाल हो गया आपका, असम हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल, असम, बिहार और झारखंड, ठीक है। झारखंड और उड़ीसा, ठीक है। तो झारखंड और उड़ीसा, इतने राज्यों में, इतनी जगहों पे ये बारिश पाई जाती है, ठीक है। प्री मानसून वर्षा है। ये किसके लिए फ़ायदेमंद होती है? देखो मेनली जूट की फसल जो होती है, जूट हो गई, चाय की फसल हो गई, ठीक है। जूट, चाय एंड चावल की फसल, ठीक है। तो जूट, चाय एंड चावल, ये तीनों फसल आपको ध्यान रखनी है कि इनकी खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसको एक और नाम से जान जाते हैं, वो भी लिख लो, बारदोली छीड़ा। तो बारदोली छीड़ा के नाम से भी जानी जाती। तो ये कोई भी नाम आपसे आप पूछा जाता है तो आपको यही समझना, नॉरवेस्टर का। ये क्वेश्चन आप एग्जाम में एसएससी वालों ने ये क्वेश्चन भी रखा था, ठीक है, नॉरवेस्टर तूफान के बारे में। एक और बारिश लिखो, चेरी ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम ये कहाँ होती है? तो चेरी ब्लॉसम, ठीक है। तो ये बारिश कहाँ होती है? चेरी ब्लॉसम होती है, ये कॉफ़ी की बारिश के रूप में फेमस है, कॉफ़ी के लिए, कॉफ़ी की बारिश है, ठीक है। तो चेरी ब्लॉसम किससे संबंध है? कॉफ़ी से संबंध है। ये मेनली कहाँ? कर्नाटक और केरल में, ठीक है। तो कर्नाटक एंड केरल में होती है, तो कर्नाटक एंड केरल में होती है। और ये कब होती है जानते हो? कॉफ़ी के जो फूल हैं ना, मानसून से पहले ही खिलने लगते हैं, ठीक है। तो कॉफ़ी के जो फूल हैं मानसून के पहले खिलते हैं, और जैसे फूल खिलते हैं वैसे इनको कॉफ़ी के पौधों को बारिश चाहिए होती है। तो इस वजह से इस बारिश को चेरी ब्लॉसम, जो कॉफ़ी की बारिश के रूप में जानी जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये जो प्री मानसून रेंज है, इनके सारे नाम ध्यान रखना है, क्यों होती हैं, कैसे होती है, नामकरण कैसे हो, मैंने सब बता दिया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, अनुच्छेद 123 के अनुसार, ठीक है। अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश बनाने की शक्ति की सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है। देखो इसकी शक्ति है, देखो अध्यादेश होता क्या है? अध्यादेश पता है, जब संसद होती है, अध्यादेश को हम ऑर्डिनेंस के नाम से जानते हैं। तो ऑर्डिनेंस आप जानते होगे, ठीक है। तो ऑर्डिनेंस जानते होगे। तो जब संसद होती है, संसद छुट्टी पे होती है, मतलब संसद जब सत्र में नहीं होती, संसद के, ठीक है, 2 सत्र या 1 सत्र भी, ठीक है। तो संसद जब सत्र में ना हो, ठीक है, तो ना हो तो कानून बनाने की शक्ति, तो कानून जो होता है, कानून या जो नियम होते हैं, तो नियम जो संसद, देखो वही कानून या नियम बनाए जा सकते हैं जो संसद का अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो कानून या नियम बनाने की शक्ति, ठीक है। तो बनाने की शक्ति ये किसको मिलती है? कौन 2 लोग बना सकते हैं? एक तो आप राष्ट्रपति कर सकता है, ठीक है, राष्ट्रपति कर सकता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति बना सकता है, जो संसद का होता है राष्ट्रपति। और दूसरा कौन होता है? राष्ट्रपति एंड राज्यपाल। जो विधानमंडल में कानून बनते हैं तो उनके लिए राज्यपाल कानून बना सकता है, ठीक है। तो इन दोनों के लिए लिखना है। तो राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत बना सकता है? तो ये इसका 123 आर्टिकल के तहत इसको अधिकार मिला, और राज्यपाल को 213, ठीक है। तो अब इन दोनों के बारे में करते हैं, इनको क्या क्या अधिकार मिला है। तो ऑप्शन नंबर सी मार्क कर लो पहले इसका, ठीक है। अब मैं दिखा दो, चलो। तो देखो अध्यादेश या जो ऑर्डिनेंस होता है राष्ट्रपति के कैसे बना सकता है? तो पहली बात, तो पहली शर्त क्या हो गई? संसद को सत्र में नहीं होना चाहिए, संसद सत्र में ना हो, ठीक है, संसद सत्र में ना हो, ठीक है, ये होना चाहिए। तो ये सेम इसमें विधानमंडल, ठीक है। तो विधानमंडल, ये भी लिखो, विधानमंडल सत्र में ना हो, राज्यपाल के लिए सत्र में ना हो, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये कारण हो गया। दूसरा लिखो, दूसरा इसको किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 123 इसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति देते हैं, ठीक है। आर्टिकल 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है, ठीक है, जारी करने की शक्ति देता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और राज्यपाल को कौन सा आर्टिकल? तो आर्टिकल 213, तो आर्टिकल 213 इसको शक्ति देता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो अब ये देखो प्रभाव, इसमें देखो प्रभाव संसद के समान ही होता है, मतलब जो कानून बनाएगा, जैसे संसद कानून बनाने के बाद उसका प्रभाव रहता है, तो प्रभाव इसका संसद के समान ही रहेगा, संसद के समान, ठीक है। तो प्रभाव इसका जो भी होने वाला है संसद के समान होने वाला है, बट क्या होने वाला है? ये अल्पकालीन होने वाला है, ठीक है। तो मतलब ज़्यादा लॉन्ग टर्म का नहीं होगा, अल्पकालीन ही होगा। तो सेम इसी के केस में भी यही होता है, राज्यपाल के केस में भी, ठीक है। तो इसको 6 सप्ताह, जैसे ही पुनः बैठक हो, तो पुनः बैठक के 6 सप्ताह के अंदर,
6 सप्ताह के अंदर इसको पारित कराना होता है संसद से, ठीक है, 6 सप्ताह के भीतर, 6 वीक के अंदर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, 6 वीक के अंदर पारित कराना होगा संसद से, ठीक है। नहीं तो ये 6 सप्ताह बाद अपने आप खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अपने आप खत्म होने वाला, तो इस सेम केस इसी में राज्यपाल के केस में भी सेम ही होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये 6 सप्ताह आपको ये टाइम टर्म याद रखनी है, ठीक है। चलो, और केवल उन्हीं विषयों पर कानून बना सकता है जिन पर संसद को अधिकार है। संसद के अधिकार के क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकते, संसद अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, बाहर नहीं कानून बना सकते। ये आपको ध्यान रखना, जिन विषयों पर संसद कानून बना सकती है केवल उन्हीं विषयों पर राष्ट्रपति और विधानमंडल जिन विषयों पर कानून बना सकता है, विधानमंडल के कानून से क्षेत्र से बाहर नहीं, विधानमंडल के क्षेत्र से बाहर नहीं, ठीक है। तो विधानमंडल क्षेत्र से बाहर नहीं, मतलब बाहर का कोई भी अपने से नया कानून नहीं बना सकते ये लोग, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। और अध्यादेश किसी भी समय वापस लिया जा सकता है, ठीक है। अध्यादेश जो भी बनता है ये नियम, तो किसी भी समय वापस कर सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वापस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें आपको अध्यादेश के बारे में याद रखनी है, ठीक है। तो जो राष्ट्रपति और राज्यपाल के संबंध में सेम ही होता है ऑलमोस्ट, बस आर्टिकल आपको याद रखने हैं, आर्टिकल आपको ध्यान रखना, आर्टिकल मेन है। और ये 6 सप्ताह की टर्म याद रखना है, बाकी सब तो आपको समझ गया, आप इतने में याद हो गया होगा, बट आप दो चीज़ें याद करने लायक है, तो यही याद करना, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 5, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है। देखो, गांधी इरविन समझौता हुआ क्यों था, तो इसको हम शुरुआत से करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, लाहौर अधिवेशन से, तो ठीक है, लाहौर अधिवेशन से शुरू करते हैं। तो लाहौर अधिवेशन किस लिए था, तो लाहौर अधिवेशन जो हुआ था हमारा, वो किस लिए होता, कब हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो ये सब देखते हैं, ठीक है। तो लाहौर अधिवेशन क्या हुआ, तो ये कांग्रेस का अधिवेशन है, INC का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन था। कब हुआ था, दिसंबर 1929 में, ठीक है, दिसंबर 1929 में हुआ था। इसके हेड कौन थे, इसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा हेडेड किया गया था। और इसमें क्या किया था, पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई, ठीक है। तो ये इसका मेन पॉइंट था, मेन पूर्ण स्वाधीनता की मांग। तो पूर्ण स्वाधीनता की मांग, लाहौर अधिवेशन, ये ध्यान रखनी है, ठीक है। तो पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई इसमें। और इसी के बाद हमने जैसे ही लाहौर अधिवेशन समाप्त हुआ, तो 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। तो स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया गया, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, ये आपको पता है ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। अब इसके बाद जैसे ही लाहौर अधिवेशन हुआ, खत्म हुआ, इसके बाद गांधी जी ने क्या स्टार्ट कर दिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया। देखो, ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, कई बार इनकी क्रोनोलॉजी ऑर्डर पूछता है, तो ये आपके लिए ध्यान रखने की जरूरत है, मंथ भी आपको ध्यान रखना पड़ता है कई बार, ठीक है। तो अब सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, 1930 में इसको स्टार्ट किया गया, ठीक है, गांधी जी द्वारा ही स्टार्ट किया गया। कब, किस घटना से स्टार्ट हुआ, दांडी मार्च से, ठीक है, दांडी मार्च से ये स्टार्ट हुआ। दांडी मार्च कब से कब तक चला, तो 12 मार्च 1929, सॉरी 12 मार्च 1930, ठीक है। तो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल तक, 6 अप्रैल 1930 तक ये चली दांडी मार्च। और नमक बनाकर इन्होंने कानून तोड़ा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब क्या हुआ, अब इसके बाद सीन आया हमारा किसका, आया गांधी इरविन समझौता, ये जो आपका क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। तो गांधी इरविन समझौता, अब इसको देखते हैं, ठीक है। तो गांधी इरविन समझौते के बारे में पूरा कवर करते हैं, इसमें क्या सीन था, क्या मांगे थी। तो ये कब हुआ, पहली बार साइन कब हुआ, 5 मार्च को, 5 मार्च 1931 को इसमें साइन किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, 1931। और 5 मार्च डेट भी आपको ध्यान रखनी है, ये भी पूछी जाती है, ठीक है। तो 5 मार्च 1931 को साइन हुआ। और इसमें क्या क्या हुआ, राजनीतिक जो कैदी थे, जिन्होंने मतलब हिंसात्मक प्रभाव नहीं डाला था, तो राजनीतिक कैदी, तो राजनीतिक जो भी कैदी थे, बस हिंसा का आरोप ना हो उन पे, तो उनको छोड़ दिया गया, राजनीतिक कैदी को छोड़ दिया गया, ठीक है। तो ये हुआ, छोड़ दिए गए, ये काम हुआ, ठीक है। इरविन वायसराय थे उस समय। और इसमें नमक बनाने की आज़ादी दी गई, लेकिन एक निश्चित सीमा तक, ठीक है। तो नमक बनाने की आज़ादी, तो नमक बनाने की आज़ादी दी गई, आप नमक बना सकते हो, ठीक है। चलो, नमक बनाने की आज़ादी मिल गई। इसमें क्या हुआ था, देखो, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा हो चुकी थी। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था गांधी जी से कि ये सज़ा की माफ़ी मांगेंगे, और ये समझौता इसीलिए हो रहा था। लेकिन क्या हुआ, भगत की फांसी नहीं रोक पाए,
भगत की फांसी नहीं रुकी। इस वजह से जनता में बहुत आक्रोश आया, ये फांसी नहीं हुई, ये मेन कारण था। तो एक्सपेक्टेशन ये थी गांधी जी से कि इसमें साइन नहीं होगा, बट गांधी जी ने इसमें साइन कर दिया। गांधी जी ने साइन कर दिया और उन्होंने मंजूर कर लिया। मैंने कहा चलो ठीक है, गांधी जी मान गए। ठीक है, तो ये पूरा गांधी इरविन समझौता था। इसके जस्ट बाद फिर एक अधिवेशन हुआ, INC का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ। ठीक है, कराची अधिवेशन, कराची, ये 1931 में हुआ। इसमें देखो हेड किया किसने किया था, वल्लभ भाई पटेल ने हेड किया था, पटेल साहब ने। तो पटेल साहब, सरदार पटेल साहब ने हेड किया इसको। इसमें गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए, क्योंकि इन्होंने भगत सिंह की, इस देखो ये INC का कराची हुआ ना, इसके 6-7 दिन पहले भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई थी। उसके जस्ट बाद ये कराची का अधिवेशन हुआ और इसमें गांधी जी को लाल काले झंडे दिखाए गए। ठीक, मतलब गांधी जी का विरोध हुआ बहुत ही भारी मात्रा में। ठीक है, तो ये कुछ कुल मिला के ये घटना रही गांधी इरविन समझौता के आसपास। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ये मार्क करना। ठीक है, बट गांधी जी ने प्रयास किया था, बट इनका प्रयास लोगों को लगा कि उतना नहीं, काफ़ी नहीं था। इस वजह से लोगों ने गांधी जी का बहुत ज़्यादा विरोध किया था। ठीक है, अच्छा, इसी के आसपास देखो गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तो गोलमेज सम्मेलन के बारे में भी ध्यान रखो, ज़्यादा इसमें पूछा नहीं जाता ये गोलमेज सम्मेलन, बट आपको डेट एक बार एटलीस्ट याद रखनी होगी। देखो पहला हुआ था नवंबर 1930, मतलब नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक। ये कहाँ होते थे, लंदन में। ठीक है, तो लंदन में हुआ था और इसमें गांधी जी ने भाग नहीं दिया था, कांग्रेस ने भी इसमें भाग नहीं लिया। कांग्रेस लोग गए ही नहीं, मतलब इन्होंने विरोध किया, हमें नहीं जाना, क्योंकि साइमन कमीशन का, देखो गोलमेज सम्मेलन आयोजित क्यों किए गए थे, देखो साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी, साइमन कमीशन, जिसको व्हाइट कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आई, इससे लोग खुश नहीं थे। तो लोग इससे खुश नहीं थे, तो लोग खुश नहीं। ठीक है, तो लोगों को खुशी नहीं हो रही थी, मतलब कि यार क्या बेकार सा कमीशन है, अपना कोई भारतीय तो था ही नहीं। तो इनको सुधार करने के लिए गोलमेज सम्मेलन किए गए कि मतलब भाई कुछ बात बन जाए और तुम लोग मीटिंग वीटिंग करो, बात करके देखते, शायद हो जाए, तुम लोग खुश हो जाओ। तो ऐसा कुछ सीन बना। तो पहला सम्मेलन हुआ जिसका कांग्रेस ने पूरी तरह से विरोध किया और गए ही नहीं। दूसरा क्या हुआ, दूसरा फिर इनको बहुत रिक्वेस्ट के बाद गांधी जी पहुँचे। तो दूसरा सितंबर 1931, यही पूछा जाएगा मेनली आपसे। सो सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ। इसमें गांधी जी शामिल हुए। ठीक है, तो गांधी जी शामिल हो गए, पहुंच गए। देखो ये बैठे हैं गांधी जी मस्त कुर्सी लगा के, तो गांधी जी शामिल हो गए। ठीक है, और तीसरा कब से हुआ, तीसरे में फिर गांधी जी नहीं गए। मतलब यार क्या बकवास कर रहे हो, कुछ निष्कर्ष निकल नहीं रहा था। तो 17 नवंबर 1932 को 24 दिसंबर 1932 तक। ठीक है, तो ये डेट थी तीसरे सम्मेलन की। तो गांधी जी ने कहा यार कुछ मतलब नहीं है वहाँ जाने से, हटाओ छोड़ो, घर पे ऐश करते हैं, दाल रोटी खाते हैं। तो ये हुआ कुल सीन, मतलब तीनों सम्मेलन की आप डेट याद रखना एटलीस्ट सेकंड नंबर की, और ये क्यों आयोजित किए थे गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, टोटल। चलो, वुड का घोफड़ा पत्र, देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं जो आपको कराने वाला हूँ डाटा स्टैटिक वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका। ठीक है, तो वुड का घोफड़ा पत्र 1854 मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित था। ठीक है, तो वुड घोफड़ा, अब मैं पूरा ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम ही आपको दिखा देता हूँ क्या था। देखो, तो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम, मतलब वुड को छोड़ो, ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को ही एक बार देख लेते हैं कि इन्होंने क्या किया, कैसे किया। तो ठीक है, तो पूरा ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा हमेशा इस क्वेश्चन से। ठीक है, देखो, तो सबसे पहले क्या हुआ, तो ये तो आपको पता चल गया ना, शिक्षा संबंधित है वुड वाला। देखो 1781 का साल था। इसमें क्या हुआ, कलकत्ता में मदरसा की स्थापना हुई। तो ये शुरुआत थी इंग्लिश काल में, जो मतलब ब्रिटिश इंडिया था, इसमें शिक्षा की शुरुआत के लिए कलकत्ता मदरसा सबसे पहला इंस्टीट्यूशन बना। इसकी स्थापना किसके समय हुई, वारेन हेस्टिंग्स के समय। ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग्स के समय इसकी स्थापना हुई। फिर क्या हुआ, 1781 का साल गया, 1791 आया। 1791 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई। ठीक है, तो पहला संस्कृत कॉलेज था, तो संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई। इसको जोनाथन डंकन के समय। ठीक है, जोनाथन डंकन ने खूब प्रयास किया था। तो जोनाथन डंकन, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो संस्कृत कॉलेज के लिए इनका नाम आपको ध्यान रखना है। फिर क्या हुआ, 1801 में आ जाओ। तो 1801 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, जो अभी तक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज, देखो ये अभी भी स्थित है। ठीक है, तो फोर्ट विलियम कॉलेज ये कहाँ है, ये बताओ, वेस्ट बंगाल में है ना। ठीक है, तो बेलहचली के समय फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। तो ये भी आपको बहुत, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, और ये कलकत्ता मदरसा वाला भी आपको पता ही होना चाहिए, कलकत्ता मदरसा। ठीक है, अब इतनी बातें हो गई। ठीक है,
इतना सीन बन गया, फोर्ट विलियम कॉलेज तक हो गया। अब एक्ट जब पारित होने लगे तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात हुई, सब शुरुआत कहाँ से मानी जाती है मेनली, जो 1813 का चार्टर एक्ट था, ठीक है। 1813 का जो चार्टर एक्ट पारित हुआ था, इसमें शिक्षा के लिए, इसमें क्या प्रावधान है, शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए गए कि 1 लाख रुपए में भारत में शिक्षा का विकास करो तुम लोग, ठीक है। 1 लाख रुपए आए कि भारत में शिक्षा का विकास करना है तुम्हें, ऐसे नहीं रखना उन्हें, ठीक है। फिर ये हुआ सीन, ठीक है। अब इसके बाद क्या, 1835 की डेट याद है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1835 है। 1835 में क्या हो गया, तो 1835 में मैकाले, लॉर्ड मैकाले, पता है ना आपको, मैकाले समिति की रिपोर्ट पर साइन हो गए। मैकाले समिति को मंजूरी मिली, ठीक है। तो मंजूरी मिल गई इनको, तो मंजूरी, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इंग्लिश में शिक्षा का प्रावधान आया। इंग्लिश में मतलब ब्रिटिश इंडिया का संस्कृति का प्रावधान किया गया, तो इंग्लिश में शिक्षा दी जानी चाहिए इनको, तो इंग्लिश शिक्षा का प्रावधान आया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। 1835 मैकाले रिपोर्ट, ठीक है। अब इसी में, अब चलो आते हैं, अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, वुड डिस्पैच पे। अब 1835 तक आपने कर लिया। अब 1854 की डेट है, ठीक है। 1854 की डेट में आया था वुड डिस्पैच। तो जो ये वुड्स डिस्पैच था, इसमें इसकी क्या खास बात थी, ये मतलब पहला ऐसा व्यवस्थित, इसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया पहली बार, ठीक है। तो अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा, ये ध्यान रखना। तो अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब शिक्षा के लिए पहल थी। तो अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, मैग्ना कार्टा। चलो, तो इसमें क्या हुआ, 1854 का जो वुड डिस्पैच था, इसको अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा, इसमें कई नियम आए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ 1857 में, तो 1857 में हुआ कलकत्ता मद्रास, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है। कलकत्ता, मद्रास और एक और कहाँ, बम्बई, ये 3 विश्वविद्यालय बनाए गए इंडिया में, ठीक है। तो 3 विश्वविद्यालय बनाए गए, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, विश्वविद्यालय की स्थापना की जाने लगी। अब इसके बाद एक और आया महत्वपूर्ण, ठीक है, वो भी लिखो। तो 1882 और 83, 1882-83 में एक आया कौन सा, हंटर शिक्षा आयोग। तो हंटर शिक्षा आयोग, ये भी आपने बहुत सुना होगा, इसके क्वेश्चन बनते हैं। तो हंटर शिक्षा आयोग ये 1882-83 में है। डेट भी आपको ध्यान रखनी है। इसने क्या किया, मेन काम क्या हुआ, इसने प्राथमिक शिक्षा पर जोर किया, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण निकला, ठीक है। तो प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया, ठीक है। तो किसने दिया, हंटर शिक्षा आयोग ने। तो ये आपको ध्यान रखना। इसी के अंडर फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो है ना 1887 में स्थापना हुई, पंजाब यूनिवर्सिटी की भी स्थापना हुई इसी में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और फिर एक आया भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट। तो भारतीय विश्वविद्यालय, ये अंग्रेजी शिक्षा बता रहा हूँ पूरा, मैंने शुरू से अंत तक बता रहा हूँ, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो अंग्रेजी भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, ठीक है। तो भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट पारित हुआ, कब आया, इसके अंतर्गत 1904 में ये पारित हुआ। इसके हेड कौन थे, हेड करने वाले कौन थे, इस जो ये एक्ट था, इस कमीशन को हेड करने वाले कौन थे, थॉमस रैले, ठीक है। तो थॉमस रैले का नाम ध्यान रखना, थॉमस रैले, ठीक है। तो गांधी जी भी आ गए भैया लेके अपना 1937 में। तो 1937 में आया वर्धा शिक्षा योजना। तो वर्धा शिक्षा योजना, ठीक है। तो वर्धा शिक्षा योजना, इसमें क्या हुआ, ये वर्धा शिक्षा योजना में इसमें बताया गया कि 7 साल तक, मतलब 7 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। 7 वर्ष तक निःशुल्क बुनियादी शिक्षा के लिए निःशुल्क बुनियादी शिक्षा प्रदान की जाएगी। निःशुल्क बुनियादी, ये बुनियादी वर्ड आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो निःशुल्क बुनियादी शिक्षा प्रदान की जाने वाली है। तो ये वर्धा शिक्षा योजना के अंतर्गत आया, ठीक है। तो मेन मैंने पॉइंट करा दिए है आपके लिए। और गांधी जी की ये योजना थी, ठीक है, गांधी जी ने इसको प्रस्ताव को रखा था। तो ये भी आपको ध्यान रखना। तो पूरा अपने शिक्षा का जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम था, मैंने 2 स्लाइड में ख़त्म कर दिया। और क्वेश्चन जो आएगा इसी से आने वाला है, ठीक है। आपको बाहर कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है अब। चलो, तो आपने ऑप्शन मार्क कर लिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी शिक्षा से रिलेटेड था, ये बुड घोषणा पत्र 1854 वाला। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत के चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। देखो, भारत का निर्वाचन आयोग, तो भारत का निर्वाचन आयोग किससे रिलेटेड करते हैं, भारत का निर्वाचन आयोग ये कब था, क्या था, कैसे चल रहा है आज तक, तो ये पूरी इसकी खबर लेते हैं, ठीक है। तो भारत का निर्वाचन, योजना लिख रहा हूँ, तो निर्वाचन आयोग, इसकी स्थापना कब हुई, ठीक है। तो ये सब करने वाले हैं। तो ठीक है, भारत का निर्वाचन आयोग, पहले तो ये क्या, स्वायत्त संविधानिक प्राधिकरण है, मतलब ये संविधान में इसका उल्लेख है, मतलब ठीक है, वैधानिक नहीं, ये संविधानिक है, ठीक है। तो स्वायत्त संविधानिक
ठीक है। तो स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्राधिकरण है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये क्या करवाता है, संघ एंड मतलब केंद्र एंड राज्य के निर्वाचन के लिए इसको बनाया गया। तो राज्य के निर्वाचन के लिए, ठीक है। तो केंद्र एंड राज्य के निर्वाचन के लिए इसका काम करने मतलब ये काम आने वाला है, ठीक है। ये किसके किसके कराएगा, पहले बात तो इसको लिखो, स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई 25 जनवरी, ठीक है। तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई, ठीक है। तो इसीलिए 25 जनवरी की जो डेट है ना, इसको हम राष्ट्रीय मतदाता के रूप में मनाते हैं। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है ना, मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस है ना। चलो, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, सचिवालय कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है आपका दिल्ली में। तो दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, तो ये भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, चलो। अच्छा, ये किसके किसके इलेक्शन कराता है, जो ये राष्ट्रीय भारत का निर्वाचन आयोग है, ये किसके, तो लोकसभा के करवाता है, राज्यसभा के करवाता है, विधानसभा के करवाता है, और प्रेसिडेंट के कराता है, एंड वाइस प्रेसिडेंट के कराता है, ठीक है। तो ये इतने इलेक्शन कराता है। बट देखो, जो एक और मैं लिख देता हूँ यहीं पर, जो पंचायत के होते हैं, पंचायत एंड नगर पालिका, तो पंचायत एंड नगर पालिका के इलेक्शन कौन कराता है, पंचायत एंड नगर पालिका के इलेक्शन कराता है राज्य चुनाव आयोग, ठीक है। तो राज्य का जो निर्वाचन या चुनाव आयोग होता है, तो राज्य चुनाव आयोग, तो ये कराते हैं पंचायत एंड नगर पालिका की, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोग, ये कंफ्यूज मत होना, ठीक है यहाँ पे। चलो, तो इतनी बातें आपको पता चल गई, ठीक है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI, ठीक है। इसमें देखो क्या होता है, इसकी गठन मतलब कैसी होती है। एक तो चीफ इलेक्शन कमीशन होता था, पहले स्टार्टिंग में सिर्फ यही होता था, चीफ इलेक्शन मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त होता था। लेकिन संशोधन हुआ, संशोधन कब हुआ, संशोधन हुआ आपका 1989 में। तो 1989 में संशोधन हुआ। इसके बाद क्या सिस्टम हो गया, एक चीफ इलेक्शन कमीशन होगा प्लस 2 चुनाव मतलब 2 EC मतलब इलेक्शन कमीशन मतलब 2 चुनाव आयुक्त। तो 2 चुनाव आयुक्त होने वाले थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अभी चुनाव चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है, मैं बहुत क्वेश्चन करा सकता हूँ, ये भी है कौन बताओ, ये होमवर्क है आपका, ठीक है। तो 2 इलेक्शन कमीशन होने, इनकी नियुक्ति कौन करता था, नियुक्ति कौन करने वाला था, देखो एक समिति बनेगी, PM रहेगा, और एक PM द्वारा केंद्रीय मंत्री चुना जाएगा, ठीक है। तो प्रधानमंत्री ही एक केंद्रीय मंत्री चुनेंगे, प्लस विपक्ष का जो नेता होगा लोकसभा में, ठीक है। तो विपक्ष नेता तो कौन कौन, मतलब अभी कौन PM हो गए, मोदी साहब, केंद्रीय मंत्री अमित शाह सर होंगे, विपक्ष नेता राहुल गांधी। अब चलेगी किसकी, मोदी की ही चलेगी इसमें, है ना। तो राहुल गांधी तो बस बैठ के देख सकते हैं, बोलेंगे लेकिन कुछ मतलब नहीं निकलेगा। तो ये इनका पूरा सीन था, मतलब आप समझ गए ना क्या कैसे सीन था। तो अभी कौन है हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन, ज्ञानेश कुमार, ज्ञानेश कुमार जी हमारे अभी चीफ इलेक्शन कमीशन है, इनका नाम ध्यान रखना, ठीक है आप लोग। तो ये इतना सीन हो गया। अच्छा, इनका कार्यकाल टर्म कितनी होने वाली थी, टर्म होने वाली थी, देखो या तो 6 साल का कार्यकाल होगा या 65 वर्ष की उम्र पूरी कर गए हों, ठीक है। तो 65 ईयर की उम्र पूरी कर गए हों, तो ये दोनों कार्यकाल में ध्यान रखना। ये क्वेश्चन भी CGL ने 2024 में पूछा था। तो ऑप्शन नंबर D करेक्ट आंसर है 1950। अब अच्छा, इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन कौन से, संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं। देखो पहली बात तो भाग 15 में है, अनुच्छेद 324 से 29 तक, ये आपको याद ही रखना है, ठीक है। तो अनुच्छेद 324 में क्या है, तो निर्वाचन हेतु अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण एक चुनाव आयोग में निहित किया जाएगा, मतलब चुनाव आयोग की स्थापना। 325 में क्या है, कोई भी व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने या शामिल होने का दावा करने के लिए अयोग्य नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। 26 में क्या है, वयस्क मताधिकार पर आधारित होंगे, मतलब जो चुनाव होंगे, मतलब अच्छा ये बताओ, जो चुनाव मतदान की जो उम्र है, मतदान की जो उम्र है 21 वर्ष से 18 वर्ष कब कर दी गई, 21 से 18 कब की गई, ये कब की गई ये बताओ आप लोग, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं बता दूंगा वैसे, बट आप लोग ट्राई करो, पहले कमेंट करने की कोशिश करो। अनुच्छेद 327 में विधायिकाओं के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति। 28 में क्या है, किसी राज्य के विधानमंडल की ऐसे विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति, ठीक है। तो विधानमंडल का निर्वाचन 328। 329 में क्या, निर्वाचन के मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, कुछ संवैधानिक प्रावधान है, आर्टिकल हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो अच्छा, मतदान की मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो 61वां संविधान संशोधन हुआ था, 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, कब हुआ था ये, 1989। तो 1989 में हुआ था, और इसमें क्या की गई, 21 से 18 कर दी गई थी उम्र, ठीक है। तो 21 से 18 उम्र कर दी गई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाएगा, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 8,
निम्नलिखित में से कौन सा एक गंभीर संक्रामक जीवाणु से फैलने वाला संक्रमण है जो आमतौर पर नाक और गले की श्लेष्मा झिल्ली को प्रभावित करता है? देखो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। पहले तो करते हैं जीवाणुओं से रिलेटेड बीमारियाँ, ठीक है। जीवाणु या जिनको हम बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, तो बैक्टीरिया से होने वाले रोग, ठीक है, जीवाणुओं से होने वाले रोग, इनकी क्या ट्रिक है? मैं ट्रिक लिखता हूँ पहले, GST। तो GST ट्रिक लिखो, ठीक है। GST पंडित का टीका न्यू है। GST पंडित, ठीक है, GST पंडित का टीका न्यू है, इसी से हम पूरे रोग कर लेंगे, ठीक है। का टीका न्यू है, ठीक है। GST पंडित का टीका न्यू है, तो ये इसकी ट्रिक हो गई, ठीक है। तो इस ट्रिक के आधार पर अब देखना है आपको। ट्रिक के आधार पर देखो, जी से क्या हो गया, पहले सारे रोग लिख लेते हैं, ठीक है। यहीं पर GST, जी से क्या हो गया, जी से क्या हो गया, गोनोरिया। तो ये होता है जीवाणु से होने वाला रोग, गोनोरिया। गोनोरिया हो गया एक तो, और एस से क्या हो गया, सिफिलिस हो गया, ठीक है। तो एस से हो गया सिफिलिस, एस से सिफिलिस हो गया। टी से हो गया टाइफाइड, ठीक है। तो टी से हो गया टाइफाइड। तो ये GST से हो गया। फिर पंडित, तो पंडित से क्या हो गया, पंडित से पंडित बताओ, पंडित बताओ, पंडित बताओ, पंडित का क्या सीन हो गया, पंडित से हो गया। पी से हो गया प्लेग हो गया, प्लेग हो गया। डी से हो गया डिप्थीरिया, जो आपके क्वेश्चन ने पूछा रखा है, ठीक है। डिप्थीरिया हो गया, तो डिप्थीरिया, ठीक है। तो डिप्थीरिया हो गया। और फिर कौन सा, ता से हो गया तपेदिक, तपेदिक या क्या इसको क्या कहते हैं, टीबी, ठीक है। तपेदिक या टीबी हो गया, ठीक है। पंडित, का से क्या हो गया, का से याद रखना, बस का से आपको खांसी याद रखनी है, ठीक है। का से खांसी याद रखनी है। और टीका, टीका से क्या हो गया, टिटनेस और कुष्ठ रोग, ठीक है। टिटनेस हो गया, टिटनेस एंड कुष्ठ रोग हो गया का से, ठीक है। कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और फिर न्यू है, न्यू से क्या हो गया, न्यू से न्यूमोनिया, न्यू से हो गया न्यूमोनिया। एंड है से क्या हो गया, हैजा, ठीक है। तो ये आपके हो गए जीवाणु से होने वाले रोग। पंडित, GST पंडित का टीका न्यू है, ये आपकी ट्रिक हो गई। और ऑप्शन नंबर क्या, एक करेक्ट आंसर हो गया डिप्थीरिया, ठीक है। तो ये आपको जीवाणुओं से फैलने वाले रोग है। अब विषाणुओं से फैलने वाले रोगों को देख लो। तो देखो इसकी ट्रिक क्या है, रेखा हमें हिट करके पोचे पीछे छोड़ गई, मतलब रेखा ने हमें हिट किया और पीछे छोड़ गई। तो इससे क्या होगा, रे से हो गया रेबीज, खा से हो गया खसरा, हा से हर्मिस, मे से मेनिजाइटिस, ही से हिपेटाइटिस, टा से ट्रेकोमा, पो से पोलियो, ए से एड्स, च से चेचक, छो से छोटी माता, मतलब पीछे, पोयचे, पोयचे याद रखना, पोयचे, पो से पोलियो, ए से एड्स, चे से चेचक, और छो मतलब छोड़ गई छोटी माता, ड से डेंगू ज्वर, गा से गलसोंद, ई से इन्फ्लुएंजा, ठीक है। तो ये आपकी हो गई वायरस या विषाणु से होने वाले रोगों की ट्रिक। तो ये भी आपको ध्यान रखने, क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, पूछे जाते हैं, तो आपको याद ही रखने हैं, ठीक है। इनको आप भूलना नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 9, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में उल्लेख है, ठीक है। देखो तो पहले DPSP के बारे में बात करते हैं। DPSP है क्या, DPSP संविधान के किस भाग 4 में उल्लिखित हैं, कौन से आर्टिकल से, आर्टिकल 36 से 51, तो आर्टिकल 36 से 51 तक नहीं था, ठीक है। तो आयरलैंड के संविधान से इनको लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से, तो आयरलैंड के संविधान से इनको लिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आयरलैंड का संविधान से इनको उधार लिया गया है, ये तो कॉपी किया गया है। इनका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव इनका लिखो। तो ऑब्जेक्टिव है इनका, मतलब सामाजिक एंड आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, ठीक है। तो सामाजिक, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, तो सामाजिक एंड आर्थिक लोकतंत्र, ठीक है। तो सामाजिक एंड आर्थिक न्याय की स्थापना या आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, ये किसका, DPSP का उद्देश्य है, ठीक है, लोकतंत्र की स्थापना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। चलो, और इसमें कौन कौन से आर्टिकल, एक तो आर्टिकल नंबर ये 39A बहुत पूछा था एग्जाम में यार, और 40वां तो आपको पता ही है क्या है। तो 39A में क्या है, समान न्याय, तो समान न्याय एंड निःशुल्क सुविधा, ठीक है। तो निःशुल्क विधिक सहायता, तो समान न्याय एंड निःशुल्क विधिक सहायता, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है, ओके। चलो, और 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन है आपका 40 में, ठीक है। तो ग्राम पंचायतों का गठन, तो ये सब याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 40। अब देखो ग्राम पंचायतों के बारे में हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। पंचायती राज संस्थान, इसके बारे में टोटल स्यापा जो भी है सब कुछ यहीं करेंगे हम। जब पंचायत राज स्थापित हो जाएगा तो जनमत वही करेगा जो हिंसा कभी नहीं कर, जनमत वह मतलब जनमत से ही सब हो जाएगा, हिंसा की जरूरत पड़ने ही वाली नहीं थी। बट अभी सिस्टम बदल गया है, देखो जनमत से भी कुछ नहीं हो पा रहा, ठीक है। देखो तो PRI पंचायती राज सिस्टम, ठीक है। तो PRI ये सिस्टम क्या है,
तो सब ये लागू कहाँ से हुआ? तो 73वां संविधान संशोधन से लागू हुआ था, जो 1992 में 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ। तो इसमें पंचायती राज संस्था स्थापित हुई, ठीक है। तो पंचायती राज संस्था स्थापित की गई, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है पहले। अब हम करते हैं इसको शुरुआत से, इसका पूरा पोस्टमार्टम। तो सबसे पहले क्या, 1957 में आई एक कमेटी बनी, बलवंत राय मेहता। तो बलवंत राय मेहता कमेटी बनी, ठीक है। बलवंत राय मेहता कमेटी बनी। इसमें इन्होंने कहा त्रिस्तरीय सिस्टम होना चाहिए, मतलब त्रिस्तरीय सिस्टम को इन्होंने बढ़ावा दिया। और कौन कौन से त्रिस्तरीय में होगी? एक तो ग्राम पंचायत होगी, ठीक है। तो ग्राम पंचायत हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? ब्लॉक पंचायत, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत। और तीसरा कौन सा हो गया? ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत। और तीसरा जिला परिषदें, ठीक है। तो जिला परिषदें, ठीक है। तो ये हो गया टोटल, ठीक है। तो ये तीनों इन्होंने कहा त्रिस्तरीय सिस्टम होगा, तो बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय सिस्टम दिया। उसके बाद 1977 में, अच्छा इसी के अंडर एक स्थापना हो भी गई। तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में फर्स्ट पंचायत की स्थापना हुई। पहली पंचायत कहाँ बनी? पहली पंचायत तो ये नागौर डिस्ट्रिक्ट में, नागौर राजस्थान में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, बट इलेक्शन सबसे पहले आंध्र प्रदेश में हुए, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब ये 1957 में हो गई। अब 1977, तो 1977 में एक कमेटी बनी, अशोक मेहता कमेटी, ठीक है। अशोक मेहता, तो अशोक मेहता समिति, ठीक है। तो इसमें क्या बताया इन्होंने बताया द्विस्तरीय। तो इन्होंने 2 स्तरीय पंचायत बताया, ठीक है। 2 स्तरीय, ठीक है। 2 स्तरीय ध्यान रखना, 2 स्तरीय इन्होंने पंचायत सिस्टम बताया। इसके बाद अब देखो ये क्रम पूछा जाता है, डेट पूछा जाता है, ईयर पूछा जाता है समितियों का, ठीक है। तो इनको भी क्रम से याद रखना है। तो GVK राव 1985 में आई GVK राव समिति। कुछ और समितियाँ हैं, इनके बारे में देख लो, इनके सन याद रखना है, बस हो गया, ठीक है। फिर 1986 में आए LM सिंघवी। तो LM सिंघवी समिति आई 1986 में, ठीक है। तो LM सिंघवी हो गई। फिर एक और आई 1988 सरकारिया आयोग। तो सरकारिया आयोग आया। सरकारिया आयोग ये किस लिए आया था? सरकारिया आयोग आया केंद्र और राज्य के संबंध के लिए, ठीक है। तो केंद्र राज्य संबंध, ठीक है। तो केंद्र राज्य संबंध के लिए आया सरकारिया आयोग, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है 1988 में, ठीक है। तो इतनी बातें पता हो जाए। अच्छा एक और याद रखना, 1989 एक और याद रख लो। तो PK थुंगन समिति। तो PK थुंगन समिति, देखो ये मैंने सारी समितियां यहाँ इसलिए लिखवाई क्योंकि ये देखो ये भी मिलान करने के होता है सन से उनको, और कई बार क्रम पूछ लेता है, ठीक है। तो कई बार क्रम भी पूछ लेता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सारा एक साथ आपको दिखेगा तो सही रहेगा याद करने में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10, NDP निकालने के लिए GDP में से क्या घटाया जाता है? देखो भैया मैं आपको सिस्टम समझाता हूँ। पहले GDP है क्या? देखो GDP यहीं पे कर लो आप लोग। देखो GDP है क्या? GDP मतलब ये आपका कोई देश है, ठीक है। तो एक एरिया के अंदर, एक लेखा वर्ष में, मतलब एक ईयर में, एक साल में देश की घरेलू सीमा, मतलब घरेलू सीमा के अंदर, तो घरेलू सीमा जो भी होने वाली घरेलू सीमा के अंदर, ठीक है। तो घरेलू सीमा के अंदर सभी उत्पादकों द्वारा उत्पादित वस्तु, तो मतलब वस्तु एंड सेवा, तो वस्तु एंड सेवा का जो भी अंतिम मूल्य होने वाला है, तो वस्तु एंड सेवा का अंतिम मूल्य, ठीक है। तो अंतिम मूल्य जो भी होने वाला है, ठीक है। मतलब देखो जी ये एक एरिया है, कोई कंट्री है, तो इस एरिया के अंदर जितनी भी वस्तुएं बनेंगी एक साल के अंदर, उन वस्तु एंड सेवा का जो अंतिम मूल्य अंतिम मूल्य मतलब क्या होता है? जैसे एक कैसे बताऊँ, मतलब एक कोई फुल्की वाला है, मतलब गोलगप्पे वाला है, उसने पानी कहीं और से लाया, मतलब पानी का मसाला, और फुल्की कहीं, मतलब गोलगप्पे कहीं और से लाया, आलू कहीं और से लाया, ठीक है। तो वो उसने सब कुछ खरीद के आपको जब खिलाया तो उसका आपने एक मूल्य आपने एक जगह ही पे किया ना, उस फुल्की वाले के पास, गोलगप्पे वाले के पास, तो वो हो गया उसका अंतिम मूल्य। तो उसको कहते हैं इसके अंदर जो भी बनेगा सब GDP के अंदर। ये GDP का देखो, GNP का क्या मतलब होता है, GDP का क्या मतलब होता है। GDP मतलब एक देश के अंदर कोई भी बना रहा हो, किसी भी देश का हो, ठीक है। मतलब उससे फर्क नहीं पड़ता कौन बना रहा है, बट उस देश के अंदर बन रहा है, उसको GDP कहते हैं। GNP हमारे देश के लोगों द्वारा हमारे देश में पैसा आना चाहिए। मतलब यार यहाँ पे कोई बाहर का बनाएगा तो अपने देश में पैसा भेज देगा, बट बाहर से इंडिया का बनाए, ठीक है, बाहर से इंडिया का बना के अपने यहाँ पैसा भेजता है, उसको GNP बोलते हैं, ठीक है। तो ये पता। अब GDP का मतलब समझो। देखो एक टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी ने 150 रुपये की चीज़ बनाई। LG कंपनी है, LG कंपनी ने क्या किया, इसने 50 रुपये की चीज़ बना दी कोई, ठीक है। तो 150 और 50 हो गया आपका। बट LG वाले तो अपना प्रॉफिट भेजेंगे अपनी कंपनी, ठीक है, अपने बाहर। बट एक USA में हमारा रमेश है,
तो रमेश ने वहाँ से 10 रुपये कमा लिए, 10 रुपये, ठीक है। तो अब जीडीपी क्या होगा, जीडीपी होगा, तो जीडीपी क्या होने वाला, जीडीपी तो यही होने वाला है कि जीडीपी होगा मतलब अपने देश की कंट्री, जो अपने देश के भीतर तो इतना बना, बट ये तो यूएसए में बना। जीडीपी होगी आपकी 150 + 50 मतलब 200, तो 200 हो जाएगी आपकी जीडीपी, ठीक है। 200 रुपये जीडीपी हो गई। बट जीएनपी क्या होगी, जीएनपी क्या होगी, तो जीएनपी होने वाली है मतलब, तो 150 प्लस मतलब 10, मतलब ये रमेश जो भेज रहा है ना ये पैसा, ये और माइनस ये एलजी कंपनी का प्रॉफिट हम घटाएंगे, क्योंकि ये तो विदेश जाएगा, तो हमारी जीडीपी कितनी बची, जीडीपी मतलब 110 ही आई, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका टोटल सिस्टम, ओके। चलो तो अब मैं आपको फॉर्मूले बताता हूँ। चलो तो यहाँ पर करते हैं। तो देखो जीडीपी तो आपको पता है, तो जीएनपी क्या होगा, जीएनपी मतलब क्या होगा, जीएनपी बराबर एक तो जीडीपी प्लस, जीडीपी में प्लस जोड़ो विदेश से प्राप्त सुविधाएं, मतलब विदेश से सुविधाएं, मतलब विदेश से प्राप्त सुविधाएं, ठीक है। तो विदेश से प्राप्त सुविधाएं ये लिखो, ये सीधे फार्मूले पूछे जाएंगे, ठीक है आपसे, तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं हो। ये सुविधाएं कैसे निकालोगे आप, मतलब शुद्ध है मतलब x माइनस एम। एक्स क्या है, एक्स क्या है मतलब भारत में आने वाला पैसा, विदेश से जो भारत में आएगा पैसा, तो भारत में आने वाला पैसा, तो आने वाला पैसा ये हो गया, और ये भारत विदेश, विदेश जाने वाला, भारत से विदेश में जाने वाला, तो विदेश जाने वाला पैसा, ठीक है। तो विदेश जाने वाला पैसा, तो ये शुद्ध विदेशी आय हो गई, ठीक है। तो विदेश जाने वाला पैसा, तो ये देखो मतलब भारत में जितना आएगा उससे विदेश वाली आय को घटा दिया जाएगा, तो उससे ये जो भी टोटल आएगा उसको जीडीपी में जोड़ दो, तो उससे आ जाएगा हमारा जीएनपी। इसका क्या होता है मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, मतलब कि इसका क्या फुल फॉर्म होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यही होता है जीएनपी। एक तो जीडीपी का फॉर्मूला आपको पता चल गया, ठीक है, जीएनपी का फॉर्मूला पता चल गया। अब जीडीपी से बनता है, तो जीडीपी से बनाएंगे हम, जीडीपी से एनडीपी, एनडीपी बनाओ पहले, ठीक है। तो एनडीपी, एनडीपी का क्या मतलब होता है, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो नेट डोमेस्टिक, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ठीक है। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका फुल फॉर्म क्या हो, इसका फॉर्मूला क्या होने वाला है, नेट डोमेस्टिक, मतलब देखो जीडीपी कुछ भी है, मतलब अपने घर में खूब सामान बनाया, जीडीपी बनाया, बट उसमें कुछ नुकसान भी तो हुआ, मशीनों की आए, कुछ हमने खर्चा भी तो किया, कुछ सामान टूट गया, बिखर गया, बर्बाद हो गया, तो उसको हम घटा देंगे, मतलब मूल्य ह्रास को घटाएंगे। तो मूल्य ह्रास जो भी होने वाला है, मतलब इसको क्या कहते हैं, डी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, डिप्रेशिएशन। डिप्रेशिएशन मतलब मूल्य ह्रास को घटाएंगे, तो उससे क्या आ जाएगा, आप एनडीपी आ जाएगा। यही क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो एनडीपी निकालने के लिए जीडीपी से हम मूल्य ह्रास को घटाएंगे, तो ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो दो फार्मूले हो गए, जीएनपी हो गया, एनडीपी हो गया। एक और फार्मूला कर लो, एनएनपी, एनएनपी, ठीक है। तो एनएनपी कहाँ से, जीएनपी से हम बनाएंगे। एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट हो गया इसका फुल फॉर्म, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये चार फॉर्मूले हो जाएंगे। जीडीपी तो आपको पता ही है, इसका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ये, ठीक है। तो नेट एनएनपी कैसे निकालेंगे, एन निकालने के लिए, एन बदला है ना, तो इसको देखो, तो जीएनपी से जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास कर दो, तो जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास, ठीक है। तो ये आपको पूरा फॉर्मूला हो गया। जीएनपी का फॉर्मूला क्या है, जीएनपी का फॉर्मूला है जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम माइनस मूल्य ह्रास, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका पूरा कुल मिला के फॉर्मूला हो गया, तो जीएनपी का फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा जीएनपी को हम और किस प्रकार से लिख सकते हैं, जीएनपी तो हम लिख सकते हैं ना जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम, ठीक है। तो एक्स माइनस एम ये इसका भी फॉर्मूला हो गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और एनएनपी का फॉर्मूला तो एक तो ये हो गया, ठीक है। तो जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास क्या हो गया, इसको और इसको मिला दो, देखो इसको और इसको मिला दो, इसको और इसको, जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास क्या होगा, जीडीपी माइनस एनडीपी हो गया। तो एनडीपी लिखो, एनडीपी प्लस एक्स माइनस एम। तो ये कुछ फार्मूले हैं, ये इसी से मैंने बना दिया है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऐसे आपको ये फार्मूले क्लियर हो गए, आपको यही एग्जाम में पूछा जाएगा अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलो सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक करना यार, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। चलो, so all the best for your exam. Have a good day and thank you everyone.